तो वी हैव स्लांट हाइट, सो हमें कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। पहले आप गिवन एंड टू फाइंड जो भी है वो लिखोगे। वी हैव स्लांट हाइट विच इज 10 सेंटीमीटर्स, इसको हमने वेरिएबल से डिफाइन कर लिया एल से। एंड देन वी हैव डायमीटर ऑफ बेस 10.5, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। रेडियस ऑफ बेस क्या होती है? डायमीटर का हाफ, बिकॉज डायमीटर का ट्वाइस रेडियस होती है, सॉरी रेडियस का ट्वाइस डायमीटर होता है। सो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी विच इज 5.25। नाउ वी हैव आर, वी हैव एल, वी जस्ट नीड टू अप्लाई फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू विच इज 22/7, जो कि एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में गिवन है कि पाई की वैल्यू 22/7 तब तक यूज करो जब तक कि आपसे कुछ और यूज करने के लिए ना कहा जाए। तो आपको क्वेश्चन के लास्ट में पहले चेक कर लेना है कि क्या उन्होंने पाई की कुछ और वैल्यू तो नहीं दी हुई। अगर दी हुई है मींस 3.14 या समथिंग एल्स, तो आप वो यूज करोगे, अदरवाइज 22/7। सो वी हैव 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 5.25 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी थी, और एच हमें दिया, एल हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। इनको हमने कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड 7 से 5.25 डिवाइड हो जाएगा इजिली, और फिर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बार बार हर क्लास में मैं बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। आई होप कि ये तो आप कर लोगे। पूछना है इसमें किसी को कुछ, कोई भी डाउट है तो? कुछ डाउट है तो पूछिए। तनीषा, सलोनी, निकिता, रिदिमा, बाकी के चुप बैठे हुए बच्चे रिस्पांस दे सकते हो, यस नो क्लियर, कुछ भी, सो दैट आई नो कि आप क्लास में बैठे हुए हो, सिर्फ क्लास को ऑन करके इधर उधर नहीं घूम रहे हो। गुड। ओजस, ओजस आई डिडंट गेट यू, क्या बोल रहे हो आप? ओके, सो सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। स्लैंट हाइट 21 मीटर्स है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर्स। खुशी, बाकी सभी को आवाज क्लियर है? सो प्लीज चेक फ्रॉम योर एंड। नो प्रॉब्लम। सो ये कोन है हमारे पास, एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी स्लांट हाइट 21 मीटर्स है एंड बेस डायमीटर 24 मीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, पाई आर इंटू आर प्लस एल, उसका हम यूज करेंगे। आर एंड एल उसमें इंक्लूड हैं फॉर्मूला में, तो पहले आप चेक कर लो कि क्या आपके पास दोनों वैल्यूज हैं या नहीं है। यस ओजस, इससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको, दैट्स व्हाट यू नीड टू मेंशन, क्योंकि हर क्वेश्चन की जो वेटेज है उसके हिसाब से स्टेटमेंट्स होती हैं। वैसे इसमें तो इस चैप्टर में आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो यही लिखनी है, जो गिवन है आपके पास वो वैल्यूज वो आप मेंशन करो। उसके बाद में जो आपको कैलकुलेट करनी है, जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, उसमें जो आपको वैल्यूज चाहिए उनको कैलकुलेट करो एंड जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम है रियल लाइफ से रिलेटेड तो उसमें आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, जैसे
टार्पोलिन रिक्वायर्ड या क्लोथ रिक्वायर्ड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो उसमें हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, पर उसमें भी इतनी ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं है। फाइन। सो स्लांट हाइट यहाँ पर गिवन है 21 meters, and then we have diameter of base which is 24 meters. रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ विच इज 12 meters. यस अक्षर। सो टोटल सरफेस एरिया, इसके बाद में डायरेक्ट आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। उन्होंने भी कुछ घुमा फिरा कर नहीं पूछा है, तो हम भी आंसर घुमा फिरा कर नहीं देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए अगर क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा मेंशन नहीं करा है, तो हम भी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर दे देंगे। फॉर्मूला शो कराना बहुत जरूरी है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सीधे नहीं लिखेंगे, आप पहले फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद में आप उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। सो पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर 12, अगेन आर के प्लेस पर 12 प्लस स्लांट हाइट 21, इसको सॉल्व किया, 21 प्लस 12 33, 12 22/7, सो वी गेट 8712/7। उसको फिर डेसिमल में आप कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर आया 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये ऑब्वियसली पूरा प्रॉपर आंसर नहीं होगा क्योंकि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, बट आप उस केस में डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिख कर आओगे, या फिर चाहो तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी आंसर छोड़कर आ सकते हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दी है जिसका आंसर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर कॉस्ट उन्होंने पूछी होती कि बताओ कितनी कॉस्ट लगेगी, तो उसका आंसर आप फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज कॉस्ट या जो आपके मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स डेसिमल में आपको लिख कर आने होते हैं, कॉस्ट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। बट यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आप इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ के आ सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा उस केस में। बस ये देख लेना क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा ना हो कि फाइंड द आंसर अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल या कुछ ऐसा मेंशन ना हो। सो दिस इज द आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हैशटैग जी नहीं, नो सर, नो डाउट। और किसी को कुछ डाउट? ठीक है, गुड, कूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा वाला, थोड़ा सा क्वेश्चन, क्या अच्छा है इसमें? नहीं है तो ठीक है, इस नेक्स्ट वाला है, ये भी सही है। चलो, क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया गिवन है कोन का। देखो, जब भी क्वेश्चन गिवन हो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई हैं, क्या उनमें से कोई ऐसी वैल्यू भी है जो हम फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया गिवन है, कितना 308, और कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला होता है विच इज पाई आर एल। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इसका यूज करके कोई ना कोई एक डायमेंशन इस कोण की कैलकुलेट करनी होगी। फाइन। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने लिखा भी है, रेडियस ऑफ बेस हमें कैलकुलेट करनी है। अगर इन्होंने नहीं भी लिखा होता और ये डायरेक्ट बोल देते कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन को कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडियस की जरूरत होती, जो कि आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हम करेंगे भी। तो अगर मेंशन भी नहीं है कि आपको डायमेंशन कोई कैलकुलेट करनी है, तब भी आपको करनी होगी। और वो किससे करोगे आप? वो आप उस वैल्यू से करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है और जो फॉर्मूला अप्लाई करके हम कैलकुलेट करते हैं। स्लांट हाइट हम फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्लांट हाइट तो ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज होता ही है। जो दूसरी वैल्यू फॉर्मूला में यूज होती है वो होती है रेडियस, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम पहले
रेडियस कैलकुलेट करेंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके। कर्व सरफेस एरिया क्वेश्चन में गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे हिसाब से कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल। दैट मीन्स हम पाई आर एल को किसके इक्वल रख सकते हैं, 308 के इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज ये भी कर्व सरफेस एरिया है और ये भी कर्व सरफेस एरिया है इस कोन का। नाउ इक्वल रखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई के प्लेस पर पाई, आर के प्लेस पर आर रहेगा, एल के प्लेस पर स्लांट हाइट 308, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 से 14 कैंसिल होके 2 हो जाएगा, 22 इंटू 2 44 इंटू आर, 44 से 308 को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर्स। यस तनिषा, सो वी हैव बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। बेस रेडियस इसको इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि सर्कुलर बेस होता है, जो कि कोई भी 3D फिगर होती है, मेन उसका जो एक पार्ट होता है वो उसका बेस होता है, चाहे वो सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, उसी को 2 डायमेंशनल शेप को हम हाइट ऐड करके 3 डायमेंशन बनाते हैं। जैसे सर्कल है, सर्कल में हमने हाइट ऐड करी, अगर हाइट स्लांट है मींस टिल्टेड है तो वो कोन बन जाएगा, और अगर हाइट स्ट्रेट है तो वो एक सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल को आप अगर हाइट उसमें ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा या क्यूब बन जाएगा। सो इसीलिए हम बार बार बेस लिखते हैं, रेडियस ऑफ बेस, क्योंकि ये इसी का मेन पार्ट है। ऑल्सो अगर आप कोन में देखोगे तो कोन में तो रेडियस यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, बिकॉज ये कम होती जा रही है। तो उस कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए भी हम बेस की ही रेडियस कैलकुलेट करने हैं, ऊपर क्या रेडियस है उससे हमें कोई मतलब अभी नहीं है, अभी आपके कोर्स में नहीं है। सो ये तो हो गई रेडियस ऑफ बेस। अब हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। वी हैव द फॉर्मूला, या फिर आप क्या कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया में सीधे बेस के सर्कल का एरिया ऐड कर सकते हो। देखो कर्व सरफेस एरिया तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको दोबारा से क्यों कैलकुलेट करें, हम सीधे इसमें पाई आर स्क्वायर मींस बेस के सर्कल का एरिया और ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, बट मैंने जस्ट समझाने के लिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो। कर्व सरफेस एरिया गिवन है, उसमें आप बस एरिया ऑफ बेस और ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया 308 गिवन है, और बेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 इंटू 7 154 होता है, 308 प्लस 154 हो गया। तनिषा 616 क्यों? ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो क्या कोई चेक करके बताएगा आंसर क्या है इसका, इफ समवन हैज बुक। फॉर्मूला अप्लाई करके, चलो एक बार फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है मेरी गड़बड़ हो क्योंकि मैंने खुद ही कैलकुलेट किया है। लेट्स सी, वी हैव पाई आर इंटू आर प्लस एल। ओके, चलो तनिषा का एक बार डाउट क्लियर कर देते हैं। तनिषा, आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करा है, जस्ट टेल मी, इज दैट व्हाट यू यूज्ड, यस और नो? देन क्या फॉर्मूला था बच्चे? टोटल सरफेस एरिया का तो यही फॉर्मूला होता है कोन का, आपने सिलेंडर का तो नहीं यूज कर दिया? यस, तो फॉर्मूला इनकरेक्ट यूज कर लिया आपने। ओके, कोई बात नहीं, तो आप इससे भी अगर करोगे, ये फॉर्मूला कौन का है, तो भी आंसर सेम ही आएगा। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, और यू कैन यूज दिस मेथड की कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस ऐड कर लोगे। आप किसी से भी कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट हो। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग ओजस एंड गौरी। सो ध्यान रखना है कि कैलकुलेशंस इजी होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली क्या होता है, कैलकुलेशंस थोड़ी लेंथी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आंसर इनकरेक्ट हो जाता है। या तो आपने फॉर्मूला गलत लिख लिया, या फिर आपने वैल्यूज गलत सब्स्टिट्यूट कर ली, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई।
तो बहुत केयरफुली करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, लेकिन तब भी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम ये छोटी-छोटी मिस्टेक कर जाते हैं। फॉर्मूले में थोड़ी-सी मिस्टेक, जैसे वहाँ पर मैंने पाई आर एल के प्लेस पर 2 पाई आर एल लिख लिया। हो जाता है कई बार ऐसा कि माइंड में 2 पाई आर एल आ जाता है या कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो हम फ़ैमिलियर हैं जिस वैल्यू से और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो बहुत ध्यान से करना है। ओके, गुड। क्योंकि निकिता दोनों ही टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यूज कर रहे हैं। जो मैंने ये मेथड किया है, जो ये किया है, स्टेप्स फॉलो किए हैं, ये भी टोटल सरफेस एरिया के लिए है और ये फॉर्मूला भी टोटल सरफेस एरिया का है। तो ऑब्वियसली मैं चाहे सपोज करो मैंने आपको एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए दिया, आपने क्या किया एल इंटू बी किया, लेकिन मैंने क्या किया बी इंटू एल किया। क्या दोनों से आंसर अलग अलग आएगा? आंसर तो सेम ही आएगा, है ना? तो आप चाहे अलग अलग पार्ट्स करके उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करो, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर आपको चीज दी हुई है, उसका एरिया अगर नॉर्थ साइड से हम कोई सपोज करो घर है, उसका एरिया मैं आपके नॉर्थ साइड के गेट से अगर कैलकुलेट करना स्टार्ट करता हूँ कि ये मकान कितना बड़ा है और आप दूसरी साइड से उसको मेजर करना स्टार्ट करते हो कि ये कितना बड़ा घर है, तो दोनों ही केसेस में घर की जो मेजरमेंट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी, तो एरिया भी सेम ही आएगा, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, मैं किसी भी मेथड से कैलकुलेट करूँ, है ना? फिगर अगर सेम है तो आंसर सेम आना ही आना चाहिए। अगर दोनों से आंसर सेम नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि आप फिर गड़बड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, सो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, बट ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप सही कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फाइन। और किसी को कुछ डाउट है, पूछो कुछ भी इससे रिलेटेड। सरफेस एरिया को बहुत ध्यान से करना है आपको कि कहां पर क्या कैलकुलेट करना है, तभी आप आगे के क्वेश्चन सही से कर पाओगे। कॉनिकल मींस कौन कौन की शेप का बच्चा, कौन की शेप के मतलब नॉट बच्चा, कौन की शेप के जो होते हैं। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप का मीनिंग जैसे होता है सिलेंडर की शेप का, ऐसे कॉनिकल शेप मींस कौन की शेप का। ठीक है सलोनी? क्यूबिकल शेप होती है जो क्यूब की शेप का होता है ना? तनिषा मेरी अभी 9:30 तक तो क्लासेस हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो। चलो, एरिया ऑफ कोन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उससे पहले मैं कोशिश करूंगा तनिषा, उसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी तो आप उनको देख लेना एक बार। इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे और आपने जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं आपने वही क्वेश्चंस पूछे हैं जिनको मैंने सेशन में बोला था कि बहुत केयरफुली देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मॉर्निंग में मैं स्टार्ट नहीं करता संयम, मॉर्निंग में मेरा ऑफिस होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। कैनवस वाला कौन, ये कॉनिकल टेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। टेंट से रिलेटेड जब भी आएंगे जिसमें कोई टार्पोलिन लग रही है, कोई कैनवस लग रहा है, तो बहुत ध्यान से करना। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मार्जिन वगैरह नहीं दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले में मार्जिन भी दिया हुआ है। देखो, कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट है, इस बार ध्यान देना हाइट दी हुई है नॉट स्लांट हाइट, तो यहां से पता चल जाना चाहिए कि एक तो आपको स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी होगी। रेडियस ऑफ बेस है 24 मीटर्स एंड हाइट है 10 मीटर्स। वी नीड टू फाइंड आउट सबसे पहले स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, लेटरल हाइट, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। सो पहले लेटरल हाइट या स्लांट हाइट हम कैलकुलेट करते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला वी नो स्क्वायर रूट एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 24 मीटर्स एंड हाइट गिवन है 10 मीटर्स। यस, सो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100,
दैट गिव्स अस 676 जिसका स्क्वायर रूट होता है 26 मीटर्स। ये कुछ वैल्यूज हैं जिनके स्क्वायर्स आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, तो याद कर लेना 24, 25, 26, 13, 14, 15 बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी, खासतौर से स्लांट हाइट के मामले में। तो ध्यान रखना, इनके स्क्वायर रूट्स थोड़े से याद करने की कोशिश करना, सो दैट आपको ज्यादा देर ना लगे, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 26 आ गया इसका स्लांट हाइट, फर्स्ट आंसर आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। कैनवस रिक्वायर्ड का मीनिंग देखो, जब भी कोई शेप आपको गिवन है, अगर उसके अंदर कुछ भरने की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कितना मिल्क आएगा या इसके अंदर कितनी स्वीट्स आएंगे, तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। लेकिन जब उस शेप को बनाने की बात आएगी कि उस शेप को आपको किसी शीट से बनाना है, किसी कपड़े से बनाना है, किसी कैनवस से बनाना है, तो उस केस में आप एरिया कैलकुलेट करोगे। ऑल्सो आप कॉस्ट को देख सकते हो कि कॉस्ट मीटर क्यूब यानी कि यूनिट क्यूब में दी है या यूनिट स्क्वायर में दी है। अगर कॉस्ट आपकी स्क्वायर में दी है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अगर कॉस्ट आपको क्यूब्स में दी है, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ये छोटी सी एक पहचान होती है, आपको कैलकुलेट क्या करना है। अभी तो ये सरफेस एरिया के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया ही निकालना होगा, बट मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाएंगे तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस केस में हमें क्योंकि टेंट बनाना है किसी कैनवस से, सो वी नीड टू फाइंड आउट सरफेस एरिया। और ऑब्वियसली क्योंकि टेंट में वो जो शीट लगेगी, कैनवस लगेगा, वो इस पार्ट पर लगेगा, कर्व सरफेस पर, नीचे तो नहीं बिछाएंगे उसको। सो वी नीड टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कॉनिकल टेंट। एक्सक्यूज मी। सो कर्व सरफेस एरिया आप लिखोगे कैनवस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। ये लिखना जरूरी है, बिकॉज आपने अगर डायरेक्ट लिख दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो उनको क्या पता कि कोन का सरफेस एरिया आप क्यों निकाल रहे हो। तो आप ये मेंशन करोगे कि कैनवस जो हमें चाहिए उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को कैलकुलेट करके। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। सिंपल वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, पाई के प्लेस पर पाई, आर के प्लेस पर 24, एल के प्लेस पर 26। ऐसे केस में जब आपको कॉस्ट निकालनी हो, मैंने प्रीवियस सेशन में भी बोला था, देखो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करने बैठोगे तो पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन आप ये ध्यान दो कि यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है वो 7 है और जो कॉस्ट है वो भी 7 का मल्टीपल है। मींस जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 से 70 कैंसिल आउट हो सकता है, हमें डेसिमल में करने की जरूरत नहीं होगी। सो आप यहाँ पर ही इसको छोड़ दो कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए, और अब हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो है एरिया रिक्वायर्ड उसका जो हमें कैनवस चाहिए, पाई आर एल से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1 मीटर की कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 70 रुपीज है, तो इतने सेंटीमीटर, इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी। हम ऑब्वियसली कर्व सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, जो कैनवस रिक्वायर्ड है उसकी मल्टीप्लाई 70 में, दैट गिव्स अस 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 70। 70 को 7 से कैंसिल आउट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे आंसर आया 137280। सो इतने पैसे चाहिए, इतने रुपीस चाहिए हमें इस टेंट को बनाने के लिए, 1,37,280। quite an expensive tent. फाइन, किसी को कुछ डाउट है पूछो। अगर कॉस्ट वाले क्लॉज में कुछ डाउट है, कॉस्ट का नहीं समझ आया, कर्व सरफेस एरिया क्यों कैलकुलेट किया ये समझ नहीं आया, बी स्पेसिफिक। जब आप डाउट पूछो कि सर ये सेंटेंस या ये वाला स्टेप समझ नहीं आया, प्लीज डोंट से कि सर पूरा क्वेश्चन दोबारा समझा दो। पूछो, किसी को पूछना है तो। क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? पता चला मैं बोल रहा हूँ और किसी को सुनाई नहीं दे रहा।
ओके गुड, ठीक है। इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो मोस्टली आता ही आता है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ टार्पुलिन वाला। आई होप वही क्वेश्चन है। हाँ, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base, श्योर बच्चे, रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, अपलोड कर दूंगा। हाइट 8 मीटर है और बेस रेडियस 6 मीटर्स है। पहले आप ये देखो कि आपको क्या बनाना है, एक कोन बनाना है, कोनिकल टेंट बनाना है। कोनिकल टेंट बनाने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, बताओ जरा। कॉनिकल टेंट, अगर आपको टार्पुलिन, टार्पुलिन एक तरह का कपड़ा समझ लो, उससे आपको शीट होती है वाटरप्रूफ, उससे आपको टेंट बनाना है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? कॉनिकल टेंट बनाने के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? यस सलोनी, और कोई बताओ? नो गौरी, नॉट टोटल सरफेस एरिया। टोटल तब तक आप नहीं कैलकुलेट करोगे जब तक वो ये नहीं बोलते कि बेस में भी बिछाया। देखो, टेंट सिर्फ बना रहे हैं, उसके बेस में नहीं बिछाना है उसको, है ना, क्लोज नहीं है, दैट मीन्स वो नीचे आप नहीं बिछाओगे, तो उसका सिर्फ कर्व सरफेस कवर अप होगा, तो आप सिर्फ सीएस से कैलकुलेट करोगे। टेंट जब भी बनाना होगा आप सीएस से ही कैलकुलेट करोगे, जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये ना लिखा हो कि जो टार्पुलिन है वो बेस में बिछाने के लिए भी यूज करी गई है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आप सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे। फाइन। सो पहले हम देख लेते हैं कि कितनी टार्पुलिन चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम सीएस से कैलकुलेट कर लेते हैं इस टेंट का। सीएस से कैलकुलेट करने के लिए वी हैव बेस रेडियस एंड हाइट। हाइट है तो हमें पहले स्लांट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, जिससे हमारे पास ये 10 मीटर्स आ जाएगी, आई थिंक, यस। सो 10 मीटर्स हमारे पास स्लांट हाइट आ गई। स्लांट हाइट 10 मीटर्स आ गई, तो अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया, टार्पुलिन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई के प्लेस पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है, इस बार क्या पुट करनी है? 3.14। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने यहाँ पर 3.14 लिखा है और आपने यहाँ पर 3.14 यूज नहीं किया, पहली बात तो यही यूज करो क्योंकि ये आपके सहूलियत के लिए लिखी है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपने इसको यूज नहीं करा और आंसर आपका लगभग वो आ भी गया जो आना चाहिए, तब भी वो आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो यहाँ पर ही देखकर कैंसिल कर देंगे कि आपने पाई की वैल्यू वो यूज नहीं करी जो क्वेश्चन में गिवन है। नो, 22/7 इज नॉट 3.14 गौरी, दोनों में डिफरेंस है। 22/7 आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि एक अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की, है ना। तो पाई की वैल्यू जब 22/7 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वो आगे तक चलती चली जाएगी, विच इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसलिए आप हमेशा वही यूज करोगे जो 3 पॉइंट जो क्वेश्चन में मेंशन होगी, और इससे कैलकुलेशन आपकी इजी होगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेदर यू यूज 22/7 और 3.14, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो हमेशा ऐसी वैल्यूज आपको देंगे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मोस्टली क्वेश्चंस में जिसमें हमने 22/7 यूज करा, उसमें या तो हाइट या फिर बेस रेडियस वो 7 के मल्टीपल्स थे, सो दैट कि इजिली 22/7 का जो 7 है वो कैंसिल आउट हो सके और आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके। और जिस केस में वो 3.14 देंगे, उस केस में आप देखोगे कोई भी 7 का मल्टीपल तो नहीं होगा, वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने 3.14 इसीलिए दी सो दैट कि आपकी जो वैल्यूज गिवन है उसमें आपको 7 से डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े और आपका आंसर डेसिमल में तो आए, एग्जैक्टली वही आए, लेकिन जो वो चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो मार्जिन्स वगैरह की बात हो रही है, जो कि कुछ अप्रोक्स वैल्यूज होंगी जिनको हमें कैलकुलेट करना होगा। उन वैल्यूज की अप्रोक्सीमेटी को हटाने के लिए, अगर अप्रोक्स वैल्यूज को हम यूज करते हैं, मींस 22/7 को अगर आपने यूज किया तो उसका डिवीजन तो अप्रोक्स में आएगा, है ना। अप्रोक्स में आएगा तो आंसर भी अप्रोक्स में आएगा। अगर आंसर अप्रोक्स में आया तो जरूरी नहीं है कि वो इनके आंसर से मैच कर जाए जो इनको आंसर चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने स्पेसिफिकली 3.14 लिखा डेसिमल के बाद में, और कोई वैल्यूज उन्होंने नहीं ली, सिर्फ 14 ली। तो ध्यान रखना जो वैल्यू दी हुई है वही आपको यूज करनी है।
इसको हमने यूज किया तो हमारे पास आंसर आ गया 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेंथ वाले पार्ट पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज करो आपको ये टेंट बनाना है और आपको टार्पुलिन चाहिए इतने मीटर स्क्वायर। आप शॉप पर जाओगे तो शॉप पर ऑब्वियसली कॉनिकल शेप की आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। आपको जो कपड़ा मिलता है, जो क्लॉथ मिलता है, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है ना। रेक्टेंगुलर शेप में होता है वो कपड़ा, ऐसा तो नहीं है कि वो कोन की शेप में आपको काट के देंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप का जो कपड़ा वो निकालते हैं उसकी विड्थ तो फिक्स होती है। अगर आपने कभी देखा हो जो क्लोथ आप खरीदते हो तो वो एक रोल होता है, रोल में से निकालते हैं, उस रोल की विड्थ तो फिक्स होती है, वो लेंथ वो फिर उस हिसाब से निकालते हैं जितना एरिया आपको चाहिए। तो इस कपड़े का एरिया जो आप शॉप से खरीदोगे, इस कपड़े का एरिया, टार्पुलिन का एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? 188.4 मीटर स्क्वायर के, सो डैट कि आपका टेंट तैयार हो सके। तो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी। ये टार्पुलिन है जिसका एरिया आपको ऑब्वियसली दिया हुआ है। तो इस कपड़े का एरिया और इस ये कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होने चाहिए। मींस L इंटू बी। कौन आया इस वक्त? सार्थक। हाँ, समझ। सो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। L इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए? 188.14 के, सॉरी 4 के। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, फिर इससे करेंगे फॉर्मूला से। L इंटू बी इक्वल होना चाहिए, ये तो इस डायमेंशन से तो देगा शॉपकीपर आपको कपड़ा इस एरिया से, है ना। ये 3 मीटर्स तो वाइड है और लेंथ उसको नहीं पता आपको कितनी चाहिए, वो डिपेंड करेगा जितना एरिया आपको चाहिए। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए वो L इंटू बी का यूज करेगा, लेकिन आपने एरिया अपनी टार्पुलिन का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है विच इज 188.4। तो दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, जो दुकानदार आपको देगा और जो आपका एरिया है। L इंटू बी में बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 3। सो लेंथ ऑफ टार्पुलिन निकालने के लिए कि कितना लंबा आपको कपड़ा चाहिए, हम टोटल टार्पुलिन रिक्वायर्ड को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। ये रहा, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। अगर आपको लेंथ ऑफ टार्पुलिन या लेंथ ऑफ क्लोथ अगर कैलकुलेट करने के लिए आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको जो एरिया चाहिए किसी भी क्लोथ का, उसको आप डिवाइड करोगे विथ ऑफ टार्पुलिन या विथ ऑफ क्लोथ से, जो क्वेश्चन में गिवन होगी ही होगी हमेशा। समझ आया या नहीं? तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा? 62.8। यस, 62.8 मीटर्स तो कपड़ा चाहिए सिर्फ कैनवस जो टार्पुलिन हमें कोन को बनाना है। लेकिन उन्होंने बोला है मार्जिन चाहिए स्टिचिंग के लिए कितनी? 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 20 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए स्टिचिंग के लिए। तो 20 सेंटीमीटर और इसमें ऐड करना पड़ेगा जो स्टिचिंग के लिए हमें चाहिए। तो 20 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया, दैट इज 0.2। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया और इसको हमने ऐड कर दिया किसमें? जो हमें कोन के लिए कपड़ा चाहिए, दैट मींस 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ जो हम दुकान से खरीद कर लाएंगे जिसकी विड्थ 3 मीटर होगी, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 63 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एक बार देख लो ध्यान से। अगेन एक्सप्लेन करवाना है, कोई स्टेप, नॉट होल क्वेश्चन। तो पूछ लो, अगर होल क्वेश्चन देखना है तो ये अपलोड करूंगा मैं वीडियो, आप उस पर बार बार देखते रहना, आई एम श्योर समझ आ जाएगा। स्टेप को ही नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो। लास्ट स्टेप में उसने बोला है रिधिमा कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, किसके लिए? स्टिचिंग के लिए। जो ऑब्वियसली अगर आप टेंट बना रहे हो तो स्टिचिंग के लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए मार्जिन के लिए, पहले भी बताया था। तो इस मार्जिन को भी ऐड करना है, मार्जिन लेकिन 20 सेंटीमीटर उन्होंने दी हुई है, तो मीटर्स में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके उसको लेंथ में ऐड कर लिया। एक क्वेश्चन नेक्स्ट इसका वाला,
एक बार इसको देखना क्वेश्चन को, ये विथ वाले को, निकिता आपकी वीडियो पर, फिर भी नहीं समझ आते तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि मैं एक खुद ही एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको, सो दैट कि आप प्रैक्टिस करके खुद देख सको कि आपको समझ आया है नहीं आया। प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। यस सलोनी, मेरे ख्याल से डाली हुई है। नहीं भी डाली है, अगर रिकॉर्डिंग्स मैंने यूट्यूब पे उसकी, तो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। स्लांट हाइट गिवन है क्वेश्चन में और बेस डायमीटर गिवन है कॉनिकल टॉम्ब का, टुम्ब टॉम्ब जो भी आप बोलते हो, टुम्ब बोलता हूं मैं। 25 मीटर्स तो इसका स्लांट हाइट है। एक कॉनिकल टुम्ब है जिसकी 25 सेंटीमीटर्स स्लांट हाइट है और 14 मीटर्स का है डायमीटर। प्लीज ध्यान रखना, डायमीटर है तो रेडियस में कन्वर्ट करना मत भूलना, अदरवाइज आपकी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि कई बार होता है कि रेडियस गिवन होती है, आप उसको डायमीटर कंसीडर कर लेते हो, डायमीटर गिवन है तो आप उसको रेडियस कंसीडर कर लेते हो। सो प्लीज, ओके गौरी। सो कॉस्ट हमें फाइंड करनी है व्हाइट वॉश की। व्हाइट वॉश करना है, दैट मीन्स हमें सरफेस को पेंट करना है, एरिया को पेंट करना है, तो हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। टुम्ब है तो कर्व सरफेस को ही हम पेंट करेंगे, फ्लोर को तो नहीं करेंगे। तो हम कर्व सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई। पहले रेडियस देख लेते हैं। रेडियस क्या है इसकी, 7 मीटर्स। 7 मीटर्स रेडियस हो गई। सो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया हमने कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज पाई आर एल। पाई के प्लेस पर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 22/7। ऑल्सो देखोगे तो रेडियस 7 का मल्टीपल है, जो कि इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम 22/7 ही यूज करते हैं। और सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 22 × 25 मीटर स्क्वायर। इसको मैंने पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो कॉस्ट दी है वो पर 100 मीटर स्क्वायर गिवन है। दैट मीन फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 100 आने वाली है, और उस 100 को मैं 25 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो मैं इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजी। आप चाहो तो मल्टीप्लाई इसको करके भी सॉल्व कर सकते हो। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 210 रुपीज है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, 210 डिवाइडेड बाय 100, दैट गिव्स अस रुपीज 210/100। इसको भी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं सीधे। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया हमने व्हाइट वॉश की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, दैट गिव्स अस, सॉरी इसको दोबारा देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। चलो ठीक है, मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिला। यस, सो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं अब, जो कि आएगी कितनी, मैं चैटिंग बॉक्स एक्चुअली ऑफ कर रहा हूँ बिकॉज इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे। अगर आप कुछ लिखोगे तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा। एक्सपेक्ट लेट रिप्लाईज। डिवाइड किया 25 से 100 को, 4 हो गया। 22 को 4 से क्यों करोगे तो 2 से हो जाएगा और 0 से 0। तो इस तरह से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ गया ₹1155। सो इस टुम को व्हाइट वॉश करने में 1155 रुपए लगेंगे, 1155 रुपीज। दैट्स इट, दैट्स द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। क्या सभी को समझ आ गया है? इजी क्वेश्चन था ये तो। सीधे आपको कर्व सरफेस एरिया पेंट करने के जब भी क्वेश्चंस आए, समझ लो आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये आप देखोगे कि सरफेस एरिया टोटल है या फिर कर्व है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हम तब यूज करते हैं जब हमें सारे फेसेस पेंट करने होते हैं। यहाँ पर हम सारे फेसेस पेंट नहीं कर रहे, सिर्फ कर्व सरफेस पेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली फ्लोर पर कोई व्हाइट वॉश नहीं होता है, आई एम श्योर आप तो नहीं करते होंगे, कोई भी नहीं करता है। यस, दिस वन वाज इजी। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, फिर मैं आपको जाने दूंगा आपकी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए।
A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeters and height 24 centimeters. Find the area of sheet required. Again sheet required है, तो you need to find out कैसा area. टोटल सरफेस एरिया. वाई निकिता? सपोज टोटल सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया, तो आप उसको कैप को पहनोगे कैसे? टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग है यहां पर तो शीट लगी रही है और नीचे भी शीट लगा दी, उसको बंद कर दिया. अगर ये बंद हो गया तो फिर उसको पहनोगे कैसे? यस यस. तो ध्यान रखना, प्रैक्टिकली सोच के देखना. जब ऐसी कोई रियल लाइफ से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया है तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखना कि ये शीट है, ये कैप है, इसको अगर मैं पहनूंगी या पहनूंगा तो मुझे टोटल सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी या फिर कर्व सरफेस की. फाइन. सो कर्व सरफेस एरिया हम कैलकुलेट करेंगे ओनली, क्योंकि शीट सिर्फ यहां लगनी है, नीचे नहीं लगनी. और इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 10 कैप्स बनाने हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. सो वी हैव स्लांट हाइट और नॉट? ये स्लांट हाइट कैलकुलेट करते हैं. नो, वी डोंट हैव स्लांट हाइट बच्चे, वी हैव ओनली हाइट 24 सेंटीमीटर्स. सो स्लांट हाइट आपको कैलकुलेट करनी होगी. कॉनिकल ब्रिक, कॉनिकल ब्रिक का क्या करोगे बच्चे? कॉनिकल ब्रिक नहीं होती है, कॉनिकल पे वो प्रिज्म होता है, वो आपके कोर्स में नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. हाँ जी, तो सॉरी, स्लांट हाइट के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला विच इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट. 24 का स्क्वायर 576 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 जो कि 625 होगा. 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है. सो स्लांट हाइट आ गई 25. अब हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया. CSA का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस के प्लेस पर 7 और स्लांट हाइट के प्लेस पर 25, जिससे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22 इंटू 25 दैट इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 कैप के लिए इतनी शीट चाहिए, तो 10 कैप्स के लिए कितनी चाहिए होगी? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दैट्स द आंसर. सो कितना मटेरियल चाहिए आपको, कितना मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट्स ऑल. क्या किसी को कोई भी परेशानी है इन प्रश्न से संबंधित? जिंदगी में तो बहुत परेशानियां है सभी के, मतलब छोटी छोटी की एग्जाम्स क्यों होते हैं और स्कूल्स की क्लासेस क्यों होती हैं और ट्यूशन की क्लासेस क्यों होती हैं, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जस्ट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दैट. गुड. सो मुझे कुछ बोलना भी था. हाँ, प्लीज फी सबमिट करा दीजिए. तनिषा, आपकी फी सबमिट होनी है मैथ्स की. और जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, तनिषा उसके लिंक मैं भेज दूंगा जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे. इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी मैं लिंक्स भेजूंगा, पहले उन्हें देखना. अगर नहीं समझ आते तो मैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूंगा. और हाँ, एग्जाम्स जिनके चल रहे हैं, निकिता एंड बाकी सभी, प्लीज ट्राई की जो आपके डाउट्स हैं वो साथ के साथ पूछते चलना. प्लीज ऐसा मत करना कि आपका कल एग्जाम है और आप मेरे को आज मैसेज करो, सर मेरा कल एग्जाम है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दो. पॉसिबल नहीं हो पाए शायद बच्चे, मैं अवेलेबल ना हूं, मैंने बहुत बार बोला है. तो प्लीज. ओके सलोनी.
ऑल द बेस्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंजॉय करो अपने टेस्ट वगैरह जो भी हैं, और क्या, मुझे परेशान करो पूछने के लिए, मतलब पूछ पूछ के, नॉट वैसे परेशान मत करना। यस समर्थ, सॉरी संयम, आई हैव दोज रिकॉर्डिंग्स। अपलोड करी है या नहीं ये मुझे याद नहीं है, तो अगर नहीं अपलोड करी है मैं करूंगा, तनीषा के लिए करनी है तो आप भी देख लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उस पर। माइट टेक बिट टाइम, मैं क्लास की बात करूंगा। आंसर विच क्वेश्चन तनीषा? ओके, ठीक है, तुमने भेजे थे, मैं देख लूंगा उनके आंसर्स। आप मुझे उनके वो भी भेजना ना, सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशंस भी चेक कर लूंगा।